हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक में। हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही थी मिशन एमसीक्यूज 2026 और अभी तक हम उसके आपको 8 चैप्टर प्रोवाइड करा चुके हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। जिसने पहली सीरीज नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है मिशन एमसीक्यूज 2026 के नाम से, आप चैनल पे जाकर विजिट करें और पूरी आपको लाइन से सीरीज मिल जाएगी। उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको स्टडी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये आपके सामने स्लाइड लगी हुई है चैप्टर के इंट्रो की। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा नजर डाल लीजिए क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में कहा यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर और लंब 6 सेंटीमीटर है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो जब इसमें अगर सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, ये आपका 8.1 से आते हैं सवाल इसमें के, और उसमें जो है आपका आधार कर्ण लंब तीनों चीजें पता होनी चाहिए। चलिए मैं ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझने में और आसानी हो जाए आपको। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका आ चुका है, नहीं समकोण त्रिभुज। और आपको जब ये पता चल गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को आप क्या कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसके कॉर्नर की सीट पर जो मिलता है आपको, ये है हमारा कर्ण, सही है। और ये होता है हमारा आधार। ठीक है, ये हमारा कर्ण है और ये इसे मान लेते हैं आधार। अभी आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी। कर्ण यही रहेगा, बाकी लंब और आधार चेंज हो जाता है। अगर इस एंगल के हिसाब से देखोगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। और इस वाले एंगल के हिसाब से देखोगे तो ये आपका आधार होगा, ये लंब होगा। लेकिन अभी एंगल का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तब होता है जब अलग अलग एंगल होते हैं। जैसे ये ए एंगल है और बी एंगल। ठीक है, तीनों चीज आ चुकी है। अब हमारे पास क्या दे रखा, लंब। लंब कितना हमारे पास 6, और ये कितना हमारे पास 10। हमारे पास गायब क्या है, गायब है हमारे पास आधार। तो हम आधार निकाल लेंगे पहले। और आधार हम निकालते हैं कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम। वो आपने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन मुझे निकालना आधार, तो आधार का स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। कर्ण हमारे पास है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। लंब कितना हमारे पास 6, 6 छंग होता है हमारा 36, तो कितना बचेगा 64। तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64 और आधार आ जाएगा √64, यानी कि बेस हमारा कितना निकल का आया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमारा आधार हो जाएगा। चलिए अब तीनों चीजें मिल चुकी हैं, तो पहला काम तो आपका यही होगा, जब ट्रायंगल की बात चले तो तीनों साइड आप इकट्ठी कर लें। फिर आपसे कुछ भी पूछ लें, हमसे पूछा cos थीटा, तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी लाल बटा कक्का वाली सीरीज, जो हमने 8वें चैप्टर में सारे त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारी पॉइंट आपको क्लियर कर दिए कि टेबल क्या होती है, कैसे बनती है, और रेशियो वाले अनुपात वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, सारी चीजें बता दी थी। तो एक बार आप उसको इंट्रो को जरूर विजिट करें। चलिए देख लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा cos थीटा इज इक्वल, क्या पढ़ा था आपने, आधार बटे कर्ण होता था लाल बटे कक्का के हिसाब से। आधार अभी अभी हमने निकाला 8 सेंटीमीटर और कर्ण हमें दे रखा 10, तो 8/10 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आपके ये हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है, जरा देख लेते हैं इसमें क्या पूछा आपसे। यदि किसी मीनार का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है, यानी एंगल दे रखा है, और आधार जो है, आधार की जो दूरी है वो 20 मीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पर भी आप डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो ये भी ट्रायंगल का ही शेप बनेगा आपका, तो मैं डायरेक्ट जो ट्रायंगल बना देता हूँ, उसी में जो है आप समझ जाएंगे। चलिए ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया है ट्रायंगल। ठीक है, अब सवाल में आपसे क्या कहा है, सवाल में आपसे कहा गया है एंगल जो है वो कितना 45 डिग्री है, तो ये मैंने मान लिया 45 डिग्री। और आधार की जो दूरी, ये मीनार है, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, ये मीनार मान लेंगे, ये जो खड़ा है। फिर इसकी आधार दूरी, आधार दूरी मतलब मीनार के आधार से जो दूरी है वो कितनी है हमारे 20 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक जो है 20 मीटर है आपकी। सही है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई हमने मान ली थोड़ी देर के लिए कि ऊंचाई h होगी। तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखो यही मेन एप्लीकेशन है इसकी। अगर ये दूरी आपको पता, तो मीनार की आप दूरी पता कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, लंब मान लेंगे। इस एंगल के हिसाब से तो वैसे भी लंब होगा, ये आधार होगा। तो ऐसी कोई टर्म उठा लीजिए जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो, तो साइन हो वो tan आ जाएगी आपकी।
आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर यानी टेन 45। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है और लंब क्या है हमारे पास h और आधार क्या है हमारे पास 20। तो h बराबर कितना आ जाएगा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या ऑप्शन है हमारे पास? जी बिल्कुल है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। और एक चीज का और ध्यान रखना, जब एंगल 45 होता है तो आधार और लंब बराबर होते हैं, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो 45 एंगल आती है, आपका काम आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी इमारत की ऊंचाई कितनी है? किसी इमारत की ऊंचाई है 15√3 मीटर और उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। तो आधार की दूरी जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है सर। चलिए तो देखिए जरा, मीनार का मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लें आप या ट्रायंगल बना लें एक बार। चलिए मैं इस बार लाइन से बना देता हूं। मान लिया मैंने कि ये आ गया मीनार, ठीक है। ये हमारा क्या है, इमारत आ गई, सॉरी, ये इमारत की ऊंचाई है। पूरी इमारत बनाने की जरूरत नहीं है, इमारत बस ये है परपेंडिकुलर होती है जमीन से, ठीक है। इमारत की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? इमारत की ऊंचाई दे रखी है हमें 15√3 और उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। तो आधार की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए आधार का भी जिक्र आ गया। तो आधार जो होता है हमारा वो ये होता है, आधार ये आ गया, ठीक है। अब जब आधार भी बन गया और परपेंडिकुलर भी आ गया, क्योंकि जमीन तो होती होती आधार तो शामिल हो गई, तो बस फिर से क्या हो गया, ये आपका ट्रायंगल बन गया, सही। ये बन गया आपका ट्रायंगल फिर से। चलिए अब जरा वैल्यू डिनोट कर देते हैं। आपसे कहा इमारत की ऊंचाई, तो इमारत की ऊंचाई है 15√3 और उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। उन्नयन है तो 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल दो तरीके के होंगे आपके, एक उन्नयन होता है, एक अवनमन। अवनमन का आएगा तो समझा देंगे क्या फर्क होता है दोनों में। अब आधार की दूरी, आधार ये इमारत है, इसके आधार की दूरी ये पूछ रहे हैं आपसे, तो हमने मान ली थोड़ी देर के लिए x, ठीक है। क्या मान लिया हमने, ये x। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री टर्म अप्लाई करेंगे, कौन सी, जिसमें लंब और आधार आता हो। तो लंब और आधार आपका किसमें, टेन में आता है आपका। बस पिछले सवाल से क्या अपोजिट है, पहले ये पूछा था, ये दे रखा था। तो टेन 60 इज इक्वल हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो टेन 60 की वैल्यू हमें पता √3 होती है। लंब कितना हमारे पास, लंब है 15√3 और आधार हमें निकालना है x। अब इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x√3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15√3, ठीक है। अब x√3, ये x के साथ था √3, लेकिन हमने सिर्फ x को लिख दिया तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसके √3, और √3 से √3 खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी 15 आ जाएगी। क्या 15 है हमारे पास? जी सर बिल्कुल है। 15 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूं आपको। देखो अब दिख रहा होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है, 75 मीटर है तथा ये भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है और पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी। चलिए देखिए, बढ़िया सवाल एकदम। लेकिन फिर से आपका जो है बनना ट्रायंगल ही है, इसमें समझ के बना लो कि डायरेक्ट बना लो आप। तो मैं बना रहा हूं फिर। देखिए एक पतंग की डोरी, तो पतंग की डोरी आप देखेंगे, पतंग जो होती है किस तरीके से कड़ के रूप में होती है। मैं इधर बना देता हूँ, और ये भूमि से, देखिए ये आ गई भूमि, ठीक है। ये आ गई आपकी भूमि यानी कि आधार, और पतंग जो है मान लो यहां पर उड़ रही है। पतंग कहां पर उड़ रही है आपकी, पतंग हमने थोड़ी देर के लिए मान ली, पतंग हमने मान ली थोड़ी देर के लिए यहां पर उड़ रही है, सही है। दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए अब दिखाई दे रही होगी, हाँ, ठीक है। हमने मान ली पतंग यहां पर उड़ रही है आपकी। तो पतंग की जो डोरी जाएगी वो इस तरीके से जाएगी आपकी, और ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो डायग्राम आपका वही ट्रायंगल बनना है आपका हर हालत में। और आप क्या कह रहे हैं आपसे,
अब कहा गया है कि डोरी की जो लंबाई है वो 75 मीटर है। चलो ठीक है। और भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है आप। चलो ये भी ठीक है। और पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछी हमसे, यानी कि एच पूछा, तो फिर से वही लग जाएगा आपका, लेकिन इस बार साइन लगेगा, क्योंकि इस बार लंब और आधार नहीं है, लंब और कर्ण देंगे। तो लंब और कर्ण आपको पता होना चाहिए किस में आता है, तो वो आता है साइन में। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की √3/2 होती है। और लंब है हमारे पास h, और कर्ण हमारे पास है 75। सही है ना। तो अब निकाल लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2h। क्या हो जाएगा हमारा 2h, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 75√2। क्या हो जाएगा हमारा ये 75√3। सही है। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 75√3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 75√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी आपको बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। इसमें कहा गया है कि 15 मीटर ऊंचे एक पुल से नदी में विपरीत की ओर आ रही दो नावों के अवनमन कोण कितने हैं, 45 डिग्री है। देखिए यहाँ जिक्र आया अवनमन कोण का, तो ये मान लेते हैं हम, ये पुल है। ठीक है, ये पानी का तल मान लिया, ये नदी मान लिया, और ये पुल है आपका। ठीक है। और एक नाव जो है इधर से चल रही है, उसको हम कह देते हैं ए, और एक नाव जो इधर से आ रही है उसको हम कह देते हैं बी। ठीक है। ये बीच में हम मान लेते हैं इसको सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो ये दो नावें एक इधर से आ रही है आपकी, और एक नाव जो आ रही है आपकी वो आ रही है इधर से। ठीक है। और एंगल कितने बनने हैं 45। तो एंगल 45 जो बनेंगे वो यहां माने जाते हैं अवनमन। अवनमन जो अपोजिट होती है। ठीक है। और अवनमन कोण कितने 45 डिग्री है, और उससे समय नावों की और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, पुल की लंबाई कितनी है, 15 मीटर ऊंचा है आपका पुल। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। इसमें क्या है, एक नदी है। ठीक है, नदी मान ली हमने, ये नदी अब आधार मानी जाएगी, और एक पुल है, ये पुल मान लिया हमने, और दो नावें आ रही हैं विपरीत, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। ठीक है, हम नाव को नाम दे देते हैं, एक ए नाव है हमारे पास और दूसरी बोट है बी। इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ जब मान रहा हूँ तो। एक नाव ऐसा आ रही है और एक नाव ऐसा आ रही है पुल की तरफ को। पुल की जो ऊंचाई बताई गई है वो 15 मीटर बताई गई है, और उसके बाद नावों का जो अवनमन कोण है 45। देखिए अवनमन कोण बनता है यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, ये और उन्नयन बराबर ही, जब अवनमन जितना होगा उतना ही उन्नयन होगा, तो हम यहीं को कंसिडर कर लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है। अब हमने अभी आपके पीछे बताया था कि 45 डिग्री का एंगल होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी 15-15 हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया x, तो हम निकालेंगे tan 45, और tan 45 होता है लंब बटे आधार। tan 45 की वैल्यू होगी हमारी 1, लंब हमारे पास है 15 और आधार है हमारे पास x, तो x भी कितना आ जाएगा 15 ही आएगा। विकल्प है तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से यहाँ तक भी पहुंचने में 15 मिनट दूरी लगेगी, और यहाँ से यहाँ तक भी। तो दूरी का मतलब है ए भी निकालना है हमसे। क्या पूछा, डायग्राम के हिसाब से हमें जो फाइंड करना है वो ए भी फाइंड करना है, और ए भी जो है दोनों तरफ से 15-15 बैठेगा तो 30 आ जाएगा, और 30 ही इन दोनों नावों के बीच की जो दूरी हो जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब एक मीनार की छाया की लंबाई जो है वो 0 है। देखो क्वेश्चन कैसा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा और कह रहे हैं मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 0 है। तो छाया बनी नहीं रही है, इसका मतलब छाया जो है आपकी बनी नहीं रही है, क्योंकि छाया मान लो यहाँ तक भी पहुंच गई तो ये आपका कुछ ना कुछ दूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर जो छाया की लंबाई बताई है 0 बताइए, यानी ये जो है आपकी 0 है। ये 0 का होने का मतलब है ये पॉइंट यहाँ ही होगा। तो इसका मतलब है कि सूरज जो है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी परछाई हमारे कदमों के नीचे होती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि सूरज जस्ट हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी परछाई की लंबाई 0 है, मतलब परछाई दिखाई नहीं दे रही है, और जब परछाई दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि सूरज जो है हमारे ऊपर जस्ट बिल्कुल ऊपर है हमारे।
तो एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। सूरज जो होगा हमारा कितने पर होगा, 90 डिग्री। तो 90 इसमें ऑप्शन है आपका, तो 90 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9, आपके सामने आ चुका है। यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री हो और मीनार की ऊंचाई कितनी हो, 50 मीटर हो, तो मीनार की दूरी क्या होगी। तो देखिए ये फिर से वही सवाल आ गया। 45 डिग्री का एंगल है और मीनार की ऊंचाई है 50, ये परपेंडिकुलर है, तो आपकी जो मीनार से दूरी होगी उसकी वो भी 50 ही होगी। ठीक है, अब बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो 9 का जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विकल्प वाले सवालों को आप थोड़ा विकल्प के नजरिए से ही सॉल्व करें तो बेहतर है, क्योंकि टाइम भी बचाना होता है इनमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10, और 10 में आपसे क्या कहा गया, 10 में कहा गया एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की जो छाया है वो पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। 6 मीटर खंबा है, देखिए खंबा आ जाएगा आपका। तो चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये आ गया आपका खंबा। ठीक है, और 6 मीटर है ये, और इसकी जो छाया है वो पृथ्वी पर 2√3 मीटर। अब छाया का मतलब है छाया ऐसे गई होगी। ठीक है, और जब ये हो गया तो ट्रायंगल फिर बनने से कोई नहीं रोकेगा आपका, तो ट्रायंगल तो आपका बनना ही है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ड्रॉ कर दीजिए जरा वैल्यू। चलिए देखिए ये है आपका 6 मीटर। ठीक है, और जो छाया है पृथ्वी पर वो कितनी है आपकी, 2√3। चलिए अब पूछा क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो एंगल पूछा आपसे, तो बहुत आसान है। अभी पीछे भी करा था इस वक्त। लंब और आधार दे रखा आपको, तो लंब और आधार देने का मतलब आपसे 10, आपका 10 थीटा सेट हो गया। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास 6 और आधार है 2√3। 2√3, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, कितनी बार कट जाएगा, 2 तिया 6, और जो आंसर आएगा आपका 3/√3 आ जाएगा। देखिए 3 का मतलब होता है, अगर 3 के फैक्टर करें √3 की फॉर्म में, तो 3 बराबर हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल √3 इंटू √3। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम 3 इज इक्वल √3 इंटू √3। तो एक √3 से ये कट जाएगा कितने टाइम, √3 टाइम। चाहो तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं आप, तो √3 वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो √3 यानी थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया आपका वो 10 थीटा इज इक्वल √3। अब देखेंगे 10 की टेबल में √3 किसका मान होता है, 10 60 का, तो इसका मतलब है थीटा भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सही है, तो थीटा कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मीनार आ गई फिर से आपकी, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर है, तो ये आधार हो गया हमारा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, हाँ मीनार की ऊंचाई पूछिए आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट ट्रायंगल ले लेता हूं। ये आ गया है आपका ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल हमारा आ चुका है। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार मान लेंगे हम, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर। और उसके बाद क्या है आपका, मीनार के शिखर का जो अननोन कोण है वो 60 है। ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि एच। तो लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार का लॉजिक लगेगा, तो टेन थीटा लगा देंगे आप लोग। तो 1060 और लंब बटे आधार यानी कि एच डिवाइडेड बाई 30 सही है। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है वही हमारी √3 और एच हमें यहाँ निकालना है 30। सही है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30√3 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्या ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है। तो ए हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा गया है, सर्कस का एक कलाकार है और एक 30 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 45 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रायंगल तो आपका बनना ही है, तो इसलिए मैं पहले ही ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहाँ बनेगा। और हमसे यहाँ पर कहा गया है, देखिए जो डोर होगी वो आपकी ये माना जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस माना जाएगा। ये आपका 30 दे रखा। उसके बाद जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे खड़े खंबे, ये खंबा मान लिया और यहाँ खंबे की ऊंचाई पूछी है तो एच मान लिया इसको। और एंगल कितना दे रखा, 45 डिग्री। तो सीधी सी बात है, आपका कर्ण दे रखा और लंब पूछा, तो कर्ण और लंब किस में आता है आपका, कर्ण और लंब आता है आपका साइन में। किस में आता है आपका, साइन में आता है। साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का वाली ट्रिक से। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45। ठीक है, साइन 45 हो जाएगा हमारा। और लंब कितना हमारे पास है, एच जो कि निकालना है हमें, और आधा कर्ण कितना 30। ठीक है, कर्ण ये होता है हमारा सबसे बड़ी बड़ी जो साइड होती है ट्रायंगल की वो हाइपोटेनस की होती है यानी कर्ण होती है। साइन 45 की वैल्यू आपने टेबल में जब जाकर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 1/√2 और ये हो जाएगा h/30। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा h√2 = 30 और फिर h इज बनेगा आपका 30/√2। तो ऐसी कोई वैल्यू है इसमें, देखिए ऐसी कोई वैल्यू आपको दिखाई अभी तो दे नहीं रही होगी आपको। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इसका जो है और इसका परिमीकरण कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे √2 की। सही है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ऊपर बन जाएगा ये 30√2। सही है, और नीचे बन जाएगा पूरा 2 और इसको डिवाइड करके जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 15√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15√2। लेकिन इसमें ऑप्शन में 15√2 दिखाई दे नहीं रहा, तो इसके तो दो ही हैं, तो विकल्प में दिक्कत होगी या फिर सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी या पढ़ने में मिस्टेक हुई होगी। चलो दोबारा देख लेते हैं। एक सर्कस का एक कलाकार है, 30 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये है वो डोरी, सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधी हुई है। कोई एक शिखर खड़ा है, खंबा इसके शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 45 है, भूमि स्तर से कितना बना हुआ गया 45, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल तो सही है, पढ़ा आपने। तो हमने देख लिया भाई ये हो गया आपका, और खंबे की ऊंचाई हमसे पूछी है तो ये मान लिया हमने। तो ये कर्ण हो गया और ये हो गया आपका लंब। कर्ण और लंब किस में आता है हमारा, साइन थीटा में। हमने लगा दिया साइन 45। साइन 45 होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमने एच रख दिया और कर्ण कितना हमारे पास 30। ठीक है, यहाँ 10√3 तब आता जब यहाँ पर जो है √3 की जगह √2 का लॉजिक होता, वही √2 की जगह √3 का। तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है आपकी, ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है नहीं इसमें। तो इसका ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा आपका 15√2 ही आएगा। सही है ना, क्योंकि देखिए साइन 45 h/30 हो जाएगा हमारा, और h हमारे पास h है, और साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 ही होती है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, 1/√2 ही होती है, क्योंकि उसकी आगे हो जाएगा 60 √3/2 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा
आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की जो है 1/3 गुनी है, तो खंबे का जो उन्नयन कोण है वो ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या बचा आपके पास। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रही है आपका होमवर्क में रहेगा, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। किसी खंबे की छाया जाए उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो खंबे का जो उन्नयन कोण है वो ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें? कोण ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ताकि और आसानी से समझ में आ जाए आपको। चलिए, ये बन गया ट्रायंगल आपका, और खंबे की जो छाया है वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 1/√3 है खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की। तो ऊंचाई का हमें पता नहीं है कितनी, तो ऊंचाई हमने मान ली h। ठीक है, तो ये h है, तो उसकी जो छाया होगी वो, यानी खंबे की ऊंचाई h मान ली, तो इसकी छाया कितनी होगी? h की 1/√3 गुनी। तो किसी का गुना निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। h का इसको पढ़ेंगे हम h का 1/√3 गुना, तो h/√3 ही हो जाएगी। और खंबे का उन्नयन कोण आपसे पूछा ही नहीं कि थीटा पूछा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंब और आधार का जिक्र किया गया है यहाँ पर, तो हम tan लगा देंगे। तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास h है और आधार है हमारे पास 1/√3, h/√3। h से h हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये डबल डिवाइड के नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है हमारा मैथमेटिकली, तो √3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो √3 10 के टेबल में किसका मान होता है? 60 का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क है। इसका जवाब आपको जो है कमेंट में देना। जैसे कि आपको पता है एक होमवर्क में आपको सवाल जरूर दिया जाता है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दें। और पिछला जो होमवर्क था पिछले चैप्टर का, वो सवाल ये है आपका, जिसने आंसर दिए थे वो अपना आंसर मिला लेना, और जिसने नहीं दिए थे वो सवाल को जो है सोल्व जरूर किया गया। चलिए देख लीजिए, यहीं कहीं निपट जाएगा ये आपका सवाल। देखिए 2 10 30 है और इसको डिवाइड किया गया 1 - 10 30 से, और इसकी ऑप्शन देखेंगे क्या हुआ। तो टेबल से आया सवाल ये 2 10 30, तो मैं एक बार में लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। 10 30 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 1/√3, फिर ये डिवाइड आ जाएगा, फिर 1 - 10 स्क्वायर 30, तो 10 की वैल्यू यही रहती है 30 की। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का जो है 3 हो जाएगा। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा आपका 2√3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड में 1 मान के, 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1, तो 2/3 आएगा। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा? ये बचा। √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम जाएगा, क्योंकि 3 के जो दो फैक्टर होते हैं √3 गुणा √3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो √3 किसकी वैल्यू होती है, जरा मैच कर लें। क्या cos 60 की होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। sin 60 की होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। tan 60 की होती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थी हमारी आज की सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। 9th चैप्टर तक हम पहुंच गए। आपको नेक्स्ट टाइम जो है 10th चैप्टर मिलेगा। आप जो है यहाँ तक अपनी सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, और इसकी लिंक जो है आपको पिछले जो प्रीवियस चैप्टर है लिंक आपको मिल जाएगी, वरना आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे मिशन MCQs 2026 नाम से। तो जुड़े रहें HB टीचिंग ट्रैक के साथ, और इस तरह हमें सपोर्ट करते रहें, और आपको और भी बेहतर क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक यू।